वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम फयाजुल हसन चौहान साहब से बात कर रहे थे और अब इसी सूरत हाल पे मैं बात करूंगी क्योंकि 4 साल के अरसे के बाद जो है साबिक वजीर आजम 3 दफा के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। उनके आने के बाद मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ बहस छिड़ गई है और बहुत सारी सियासी जमातों को काफी सारी चीजों पर एतराजात भी हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अब सियासत में वापसी हो गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान वापस आए, वतन वापस आए, बल्कि अब सियासत में भी खास तौर पे जो है वो एंट्री हुई है। और क्या अब जब नई हुकूमत बनेगी तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का कुरा है वो किसके सर जाएगा, ये भी एक नई बहस छिड़ गई है। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ बड़ी मोहतरम उस्मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शी इज आयरन लेडी, क्योंकि अभी जो जलसा हुआ सारा उसमें सारा जितना भी सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो होता है, ये कहने में मुझे आ नहीं है कि वो मीडिया को संभालना होता है, और उन्होंने जिस तरह से संभाला बड़ा जबरदस्त तरीके से हैंडल भी कर रही थी। एक आयरन लेडी के तौर पे वहां मौजूद थी, उनको खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच। जख्मी भी हुई लेकिन उसके बावजूद खड़ी रही। थैंक यू सो वेरी मच उस्मा बुखारी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया इज़ा फॉर योर काइंड वर्ड्स। और तुमने बहुत सारी बातें नहीं बता दी, मैंने किसी को भी तक नहीं बताया था कि मेरी नहीं, और बट बल्कि यू आपको पता है कि डिजर्व मेरे इट। खिलाफ तो एक अजीबो गरीब वो चल रहा है। मैं नाखून काटती रही, मैं वो करती रही और किसी को ये पता नहीं है कि वो नाखून हम क्यों काट रहे थे। पर थैंक यू वेरी नहीं मच नहीं फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं नहीं, यू डिजर्व इट एंड यू रियली डिजर्व द अप्रिसिएशन, बिकॉज आपके पाँव में बहुत जबरदस्त चोट लगी थी और मैंने देखा था अपनी आंखों से उस दिन। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साबिक 3 दफा के वजीर आजम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिव भी ले रहे हैं, कुछ लोगों को शायद तकलीफ भी है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जितनी तेजी के साथ जो है उनको रिलीफ मिल रहे हैं अदालतों से, इतनी तेजी के साथ एक आम आदमी को जो है वो रिलीफ नहीं मिलता पाकिस्तान में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस बात का जवाब दे ताकि लोगों को पता चले कि क्या हकीकत है। बहुत शुक्रिया रिदा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा रिलीफ मिल गया है जी उनको अभी तक। उन्होंने अपने आप को जो है वो कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए प्रोटेक्टिव बेल ली है, जो एक हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का हक है कि उसको अदालत के सामने जी पेश होने दिया जाए। और अगर आपको याद हो तो जी इमरान खान जो है, जब वो उसको जो है वो 1.5 मिनट के अंदर जो है वो 1 दर्जन जो जमानत है वो यही अदलिया देती रही है, और जाली दस्तखतों पर भी उसको भी जमानत मिलती रही है। उसको मुल्क में जलाओ गिराओ करने के बाद भी जमानतें मिलती रही हैं। जिस केस में वो आए हैं उसमें भी उनको जमानत, जिस जो उनके ऊपर कभी हो जाएगा ना उस पर भी जमानत। तो ये इस मुल्क में जमानतें ऐसे मिलती रही हैं, इसको रिलीफ कहते हैं। मियाँ साहब को कौन से रिलीफ मिल गया? उन्होंने अपने आप को एक झूठे सियासी केस के अंदर जो है वो अदालत के सामने सरेंडर करना है, और उस केस के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो बरगत का फैसला है जो मेरिट पे हुआ था, उसके अंदर मियाँ साहब के रोल को डिस्कस किया जा चुका है और कहा गया है कि पनामा के अंदर जो है वो उनका नाम ही नहीं था, ये एवन फील्ड का असासा उनके नाम पे ही नहीं था। लेकिन जो है वो उनको इसकी सजा दी गई। जो अल अजीजिया वाला केस है उसके ऊपर उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की थी, और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम जो है वो साबित नहीं होता, और इस बेस पे उनकी सस्पेंशन हुई थी सेंटेंस की। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि कौन सी रिलीफ मिल गई है। अब अव्वल तो जो मियाँ साहब के साथ सियासी नाइंसाफी हुई है, जो उनके साथ अदालती नाइंसाफी हुई है, उसको अदालत को खुद दुरुस्त करना चाहिए था। अपने गलत फैसलों को अदालतों को खुद दुरुस्त करना चाहिए था। मियाँ साहब को उनसे इंसाफ मांगना नहीं चाहिए था। लेकिन इस मुल्क में जो है कुछ लोग लाडले हैं, उनको घर बैठ के इंसाफ मिल जाता है होम डिलीवरी पे, और कुछ जो है वो इस मुल्क के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया है, इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनको जो है वो फिर भी अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज ठीक हो गया। एक चीज और बताइए कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि हर जगह रिपोर्ट हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने मिलकर जो काम करने की बात की है उसमें पीटीआई भी शामिल है। तो क्या इलेक्शंस में आगे हम कोई सीट एडजस्टमेंट या मिलके पीटीआई के साथ काम करने की वर्किंग रिलेशन देख सकते हैं? देखो ये भी बहुत प्रीमेच्योर है ये कहना। इसके ऊपर पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि सीट एडजस्टमेंट तो खैर नहीं हो सकती, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के साथ भी होगी, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एबीसीडी हो। बल्कि बहुत सारी पार्टियों का गुस्सा ये है हमारे साथ कि पंजाब में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए, जो हम करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज हमारे पास जगह ही नहीं है। और सीट एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, लेकिन जो लोग इलेक्ट हो के आएंगे, अगर वो मुल्क के लिए काम करना चाहें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम वो लोग नहीं है कि मैं फलाने से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं इसको साथ लेके नहीं चल सकता,
मैं अकेला ही बहुत कुछ हूँ, ऐसा नहीं होता। तो हम जो है मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सियासी इंतकाम का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरी लीडरशिप इस बारे में कह चुकी है। तो देखते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होता है। अच्छा, पीटीआई के ऑफ कोर्स असद कैसर साहब जो हैं, जो फॉर्मर जो हम देख रहे हैं स्पीकर भी थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने एक बात की। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर रही पूरे सिलसिले में, वो अपने भाई की 16 माह की हुकूमत के खिलाफ ही चार्जशीट थी। हमारा तो कोई उसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी तो हुकूमत नहीं थी 16 महीने से। आप इसको कैसे कहते देखती हैं? उनकी मेरे ख्याल उनको थोड़े से बादाम शदाम खाने चाहिए। उनकी याददाश्त काफी कमजोर है। 3.5 साल किसकी हुकूमत थी? और IMF का प्रोग्राम कौन करके गया था? पर उसको फ्लाउट कौन करके गया था? पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के प्रोग्राम किसने बनाए थे और सारी कोशिशें किसने की थी, जिसमें 2 लॉन्ग मार्च और 70-80 जो है वो जलसे शामिल हैं, और उसके बाद 9 और 10 मई है। ये सारे ये अमाल नामे हैं इनके, जिससे ये भाग नहीं सकते। इनको आवाम को जवाब देना होगा। ये तो वो पार्टी है जो कोरोना का फंड तक खा गई थी। ये वो पार्टी है जिसने सैलाब जदगान, सैलाब इतना बड़ा सैलाब पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई सिवाय PTI के। उन्होंने कहा इनको सैलाब जदगान को पैसे भी नहीं भेजने आपने। हम जो है ओवरसीज को, पाकिस्तान को रेमिटेंसेस जो है वो रुकवाने की कोशिश की। इतने मुल्क दुश्मन लोग जो हैं, उनसे हमें किसी चीज का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। अवाम बहुत बाशऊर है और वो उन्होंने देखा है। तब्दीली के नाम के ऊपर जो है उनको कैसे बेवकूफ बनाया गया। उनको कहा गया 50 लाख घर देंगे, और दिए क्या? लंगर खाने और पनाहगाहें। उन्हें कहा 1 करोड़ नौकरी देंगे, और दिया क्या? और कहा गया कि जी अंडे, कट्टों और मुर्गियों के जरिए अपने जो है वो कारोबार बनाएं और उनको पोषक ठीक करें। तो ये पागल किसी और को बनाए। वो और जमाना था जब लोग इनकी तब्दीली का शिकार हुए थे। अब लोगों ने तब्दीली का मजा देख लिया। हो गया। अच्छा चलो, ये तो बात हमने कर ली पीटीआई की और बाकी की। अब बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वो बहुत ज्यादा गीला करती हुई नजर आ रही है। जब जलसा हुआ उसके फौरन बाद आपने देखा फैसला करीम वली साहब ने कहा कि जी अगर फैसला कर लिया गया है इदारों की तरफ से और ओवरऑल सबकी तरफ से, तो ऐलान कर दें, इलेक्शन की जरूरत नहीं। फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आमरीत का दौर चला गया, मगर एक मखसूस किस्म की आमरीत जो है वो डाली जा रही है, एक सेट पैटर्न डाला जा रहा है। फिर अच्छा, फिर उसके अलावा पिछले दिनों वो इल्जाम और एलिगेशन लगाते रहे, वही बात करते रहे जो हम पहले देखते थे कि मलिक नवाज साहब अभी कहते हैं कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही है या तराजू बराबर होने चाहिए। अब ये बात बिलावल साहब कर रहे हैं कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें तो खेलने नहीं दिया जा रहा, हमें तो इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन डिले हो रहे हैं। ये बात है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जबकि ये वो पार्टी है जो शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत में कहते थे बिलावल साहब को कि ये हमारे वजीर हैं, लेकिन वो तो कुछ और बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं ज़रा पीपल्स पार्टी पे कम बात करती हूँ, इसलिए बिकॉज वो खामखा हमसे लड़ना चाह रहे हैं। मैंने कई दफ़ा कहा कि हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। अब बिलावल भुट्टो साहब जिस इलेक्शन की बात करते हैं, पहले जरदारी साहब से मशवरा तो कर लेना। जरदारी साहब कहते हैं मरदमशुमारी जो है उसके बगैर, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन में जाया नहीं जा सकता। वही प्रोसेस अभी चल रहा है। बिलावल भुट्टो साहब अलहदा कह रहे हैं। फिर जब उनसे पूछा गया कि जरदारी साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं मैं घर में उनकी बात सुनता हूँ। तो घर की बातें पहले घर में डिस्कस करके सेटल तो करें ना। बता दें पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वो बिलावल भुट्टो साहब को आपको पता ना, वो पिछले कुछ 6 महीने से वो थे वजीर आजम बिलावल भुट्टो बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, उनका राइट है, वो बिल्कुल उनको। लेकिन उन बिलावल भुट्टो साहब वो वजीर आजम बनेंगे, वो भी एक बड़ा जलसा कर ले मीनार पाकिस्तान पे। वो अभी अपना मंशूर देते लोगों को, सिर्फ रोने धोने से, सिर्फ खामखा की शिकायतें करने से, सिर्फ जो है वो एक दोबारा से एक पोलराइजेशन जो है उसको बढ़ाने से तो बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल जो है उसका मुजाहरा करना चाहिए। और ये इस तरह से, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं कहते कि अभी खेल शुरू नहीं हुआ और आप जो है वो अपने बाइकआउट करने की बातें करनी शुरू कर दी। वो तो आपको पता है ना, आपने शायद सुना या देखा हो सोशल मीडिया पे कि पीटीआई वालों ने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें फील्ड दे दे, लेवल हम खुद ही कर लेंगे। जहाँ ये इस तरह से बातें कर रहे हैं तो उनको फील्ड कैसे दे दें? उनको फील्ड दी थी ना, उनको पहले 3.5 साल फील्ड दी थी। उन्होंने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उखाड़ के रख दिया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हर तरह से। वो सियासी तरह से हो, वो खारजी माज पे हो, वो माशी आवाज से हो, हर तरह से उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये है कि उसके बाद इनको तो दहशत गर्दों को तो फील्ड नहीं दी जा सकती ना। ये मुल्क मेरा जो है ये दहशत गर्दों के लिए नहीं है, और दहशत गर्दों को तो कोई फील्ड नहीं मिल सकती। तो ये इसलिए जो है ये सियासत कर रहे थे। इनको पूरी फील्ड आउट ऑफ द वे जाके भी इनको फील्ड मिली। 2018 में इनको जो है बिल्कुल ही जिस तरह की फील्ड मिली वो लेवल प्लेइंग में नहीं थी, वो तो मतलब अबव द कुछ लेवल थी।
सो वो उनको उस तरह के एक्चुअली चस्के लगे हुए हैं, वो तो शायद मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, आज एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कुछ लोग तारीखी फैसला कह रहे हैं। जो हमारे कानूनदान है, जिसमें फौजी अदालतों में जो सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें थी, वो मंजूर होते हुए मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल कल अदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप इसको कैसे देखते हैं बहस पार्टी? देखिए, अभी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफिशियली तो नहीं आया, लेकिन मैं अपनी ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं भी किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी वर्कर के जो है वो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ हूँ। लेकिन अगर कोई सियासी वर्कर जो है वो सियासी वर्कर के रूप में अगर जो वो दहशतगर्दी करे, वो दहशतगर्द हो, तो उसकी मेरे मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं, क्योंकि सियासतदान सियासतदानों से मुकाबला करेंगे। सियासतदानों का दहशतगर्दों से मुकाबला नहीं हो सकता, और दहशतगर्दों को जो है वो मुल्क में सियासत की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। तो जिसने जो किया है वो उसको, अगर तो ये 9 मई और 10 मई को जो हुआ है, अगर उससे ज्यादा कोई हो सकता है कुछ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बगावत की शक्ल में, अगर 20 शहरों के अंदर एक ही वक्त के अंदर जो है वो तमाम शहरों में फौजी तनसीबात पे अटैक करना अगर कभी हुआ है, या अल्लाह माफी दे कभी हो सकता है, तो चले और बात है। लेकिन अगर ये अनप्रेसिडेंटेड है और अनबिलीवेबल है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर उनके खिलाफ देखिए ना और क्या होगी, और फौजी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स और कहाँ काम करेंगी। और दूसरा, इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे लोगों के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स ने जो है वो सजाएं जो है इम्प्लीमेंट की, सजाएं सुनाई भी, पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उस वक्त अदालतों को नहीं पता चला, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। अब सिर्फ चूंकि ये वो साफ कोर्ट की जो है वो कॉन्टिन्यूशन है कि इमरान खान और उसकी पार्टी अब चूंकि कटहरे में है, इसलिए अचानक से इनको याद आ गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा, आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बड़े गुस्से में एक बात की है कि आलमी मंजरनामे को देखें, किस तरह से इजराइल जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है फलस्तीन पे, हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो चीजें दिखानी चाहिए बनिस्बत ये कि जो है एक उन्होंने उनके अल्फाज हैं ये, आप सुन लें, मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि जी मुजरिम मफरूर, इस तरह की उन्होंने बातें की नवाज शरीफ साहब के लिए, और कहा कि जी उनका इस्तकबाल हुआ या जश्न मनाए गए, बहुत ही गलत। उन्होंने मीडिया को भी बहुत क्रिटिसाइज किया है आज इसी बात पे कि मीडिया ने भी पता नहीं अपना किबला क्या किया हुआ है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, हाफिज साहब जो है उनको, एक तो उनकी खुशकिस्मती है, उनको एयर टाइम मिल जाता है। हालांकि एक यूसी लेवल के वो चेयरमैन हैं और वो अपने कद से बड़ी बातें करते हैं, और ये शायद जमात इस्लामी में अब ये नया ट्रेंड सीख लिया है कि पीटीआई की जगह अब इन्होंने लेनी है। जितनी बदजबानी की जाए, जितनी गाली गलोच की जाए, चोर डाकू किया जाए, वो शायद इनके फायदे में होगा, इनको वो लगता है। और वो ज़ाहिर है बड़ी तेजी से पीटीआई के जो है वो पीछे होने का फायदा उठाना चाहते हैं, खासतौर पर कराची में। तो बराए मेहरबानी के हाफिज साहब जो है वो अगले इलेक्शन का इंतजार करें, और उसके बाद अगर उनको अवाम जो है वो मुंतखब कर दे, वो इस लेवल पे आ जाए, तो फिर उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बस लास्ट आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि अब जो माशी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है और जो इलेक्शन की बात भी खास तौर पर हो रही है, एक लोगों ने ये भी तासुर दिया, जैसे आईपीपी के लोग काफी सारे ये आज बोले, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब भी थे हमारे साथ, उन्होंने भी ये कहा, और इस तरह से दीगर फिरदौस आशिकवान साहब भी कह रही है, बाकी लोग भी उनकी पार्टी के बहुत ज्यादा जुबान के तेज हैं, आपको पता ही है। तो उन्होंने जिस तरह की बात की कि जी डील के तहत आए हैं नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर, तो क्या ये जो तासुर दिया जा रहा है, ये आप इस तासुर को कैसे देखते हैं? आईपीपी तो पहले अपनी बारे में बताया ना, आईपीपी के बारे में कहा जाता है इनको बनाया ही डील वालों ने है। डील किससे की है? नवाज शरीफ ने। नाम ले। और ये आईपीपी बनी कैसे है? लोग तो इसके बारे में भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो इसलिए उतनी बात करें जितना ये जवाब ले सकें, ये अपने काम से काम रखें, और दूसरों के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि अब ये 2023 का पाकिस्तान इल्जाम तराशी का, सियासी इंतकाम का, बदजबानी का मुतामिल नहीं है। इस पाकिस्तान में अपने मंशूर पर बात करें, लोगों को बताएं आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब अजीब बात है ना, फिरदौस आशिकवान साहिबा जो है या फयाजुल हसन चौहान साहब जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो बड़ी जिम्मा होना चाहते हैं। जितने भी इमरान खान के गुनाह हैं उनके अंदर ये पार्ट एंड पार्सल है। अभी आज अपने आप को बड़ी जिम्मा समझते हैं, तो मतलब मैं नहीं समझती कि 1% भी लोग जो है इनको बड़ी जिम्मा जो है वो समझ सकते हैं। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहिबा, सीनियर मरकजी रहनुमा और इंफॉर्मेशन स्पोक पर्सन हमारे साथ मुस्लिम न्यूज़ से मौजूद थी जी, और बहुत
खास तौर पे जो गुफ्तगू इस हवाले से रही, उन्होंने कहा कि एलिगेशंस की सियासत अब नहीं होनी चाहिए और मंशूर की बात होनी चाहिए। हर बात में उन्होंने इस बात पे ज्यादा तवज्जो दी है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।